संविधान सभा के समक्ष चौथी चुनौती। आगे हम लोग बात करेंगे इन चुनौतियों का समाधान कैसे निकला, है ना। अभी तो चुनौतियों को ही गिन लेते हैं। अब देखिए, संविधान निर्माण पूर्ण होने से पहले ही देश में बड़े बड़े कांड हो चुके थे। देश का बंटवारा, उस बंटवारे की लपेटे में बड़ी संख्या में लोग आ गए। खास करके मेरा इशारा दंगे फसाद की तरफ है। खूब दंगे फसाद हुए, सीमा के इस पार और उस पार बड़ी संख्या में लोग माइग्रेट किए, विस्थापित हुए। ये भी सबको मालूम है कि भाई धर्म के आधार पे भारत का बंटवारा हुआ। सॉरी, धर्म के आधार पर बंटवारा। बंटवारे के बाद जाहिर सी बात है, हिंदू बहुसंख्यक, खैर ये पहले भी बहुसंख्यक थे, बंटवारे के बाद क्योंकि बड़ी संख्या में मुसलमान पाकिस्तान चले गए तो और बड़ी मेजॉरिटी बनकर हिंदू कम्युनिटी उभरी। सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, मुसलमान जो भारत में रह गए, खास करके मुसलमान, उनके मन में एक स्वाभाविक तौर पे भय हो सकता था कि भाई अब तो देश का बंटवारा हो गया, बड़ी संख्या में मुस्लिम पाकिस्तान की तरफ हो लिए, हिंदुस्तान के अंदर आखिर हमारा क्या होगा। क्योंकि हिंदुस्तान जनतंत्र के मार्ग पे आगे बढ़ रहा है, जनतंत्र के मार्ग पे, यानी जनता का शासन होगा, सामान्य भाषा में कह लीजिए बहुमत का शासन होगा। और बहुमत की शासन व्यवस्था में जहां रूल ऑफ मेजॉरिटी होगी, उसमें डोमिनेंस उसी का होगा जो संख्या बल में भारी होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? जो संख्या बल में भारी होगा। अब मुसलमानों को लगा कि बंटवारे के बाद भाई हिंदुस्तान में हमारा क्या वजूद होगा, खास करके हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर क्या वजूद होगा। हमारे मनपसंद या हमारे पसंद की सरकार नहीं बन पाएगी, सरकार में हमारी उतनी दखलंदाजी नहीं रहेगी। खैर ये तो सभी अल्पसंख्यकों के मन में ये बात आ सकती थी, लेकिन मुसलमानों के मन में ज़्यादातर इसलिए आई कि उन्हें लगा कि कहीं यहाँ का बहुसंख्यक वर्ग, हिंदू तबका, हमारे खिलाफ एक प्रतिहिंसा का दुष्चक्र न चलाने लगे, है ना। अब ये हमारे संविधान निर्माताओं को मालूम था कि हो सकता है हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की प्रवृत्तियाँ या इस तरह की नौबत आए। इसलिए वो चाहते थे कि संविधान के भीतर कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे अल्पसंख्यकों के हितों के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके, या अल्पसंख्यकों का जो उनके मन में जो एक अविश्वास का भाव है कि पता नहीं नई राजनीतिक व्यवस्था के तहत हमारा क्या होगा, इसको लेकर उनके मन में मतलब ट्रस्ट डेफिसिट पैदा न हो, विश्वास घाटे का शिकार न हो, उनके अंदर विश्वास बहाली की जाए। इसे सुनिश्चित करने को लेकर भी संविधान सभा मुश्किलों के दौर से गुजरी थी, चुनौतियों के दौर से। चुनौतियां इस रूप में कि भाई ऐसे कौन कौन से प्रावधान जोड़े जाएं जिससे मुसलमानों के मन में आत्मविश्वास जागृत हो सके, सिखों ईसाइयों के मन में आत्मविश्वास जागृत हो सके, उनके मन में बिल्कुल ये ख्याल ना आए कि संख्या बल में कम होने की वजह से हिंदुस्तान के अंदर वे औरों से अलग हैं। नहीं,
एक ऐसा संविधान निर्मित करना है जिसमें हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति एक दूसरे के समान महसूस करे, उसके अंदर यह भाव जागृत हो कि यह देश जितना एक्स वाई जेड का है उतना ही मेरा भी है, उतना ही इनका भी है ना। और जाहिर सी बात है, इन्हीं मुद्दों को लेकर आप देखेंगे फंडामेंटल राइट्स वगैरह जब जोड़े गए तो उसमें आर्टिकल 29 और 30 के माध्यम से कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जोड़े गए। आप देखेंगे राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम बहुत हद तक हमारे संविधान के अंदर अल्पसंख्यकों के हितों को वरीयता देता है। इसके अलावा आप आर्टिकल 13 क्लॉज 3 जिसमें पर्सनल लॉज को आर्टिकल 13 के दायरे में लॉ मानने से इनकार कर दिया गया। इसलिए किया गया कि आर्टिकल 13 के तहत जो लॉ हैं उनको न्यायिक समीक्षा के दायरे में रखा गया, आर्टिकल 13 के बाहर वालों को न्यायिक समीक्षा के दायरे से मुक्त रखा गया, यानी पर्सनल लॉज आर फ्री फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। तो यह आर्टिकल 13 के माध्यम से सुनिश्चित किया गया। अब जाहिर सी बात है, इससे हिंदुस्तान के भीतर रहने वाले भिन्न भिन्न मान्यताओं के लोग अपनी अपनी मान्यताओं का स्वतंत्रता पूर्वक आप कह सकते हैं निर्वहन कर सकते हैं, उन मान्यताओं का लुत्फ उठा सकते हैं। ठीक है, तो अल्पसंख्यकों के प्रश्न पर संविधान सभा को थोड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ी थी कि भाई, मतलब ये चैलेंज था कि ऐसा क्या किया जाए, संविधान में ऐसा क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए जिससे अल्पसंख्यकों के मन में विश्वास बहाली कायम की जा सके। आर्टिकल 13 आपको बता दूंगा जब फंडामेंटल राइट पढ़ाऊंगा, ठीक है, अभी रहने दीजिए। आर्टिकल 13 में बस इतना बताया आपको कि अनुच्छेद 13 इस बात की घोषणा करता है कि वैयक्तिक विधियों को, है ना, न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा जाएगा। गौरव, पांचवी चुनौती, देश के एकीकरण से संबंधित। देश के एकीकरण से संबंधित वैयक्तिक विधियां क्या है, जैसे अलग अलग सामाजिक वर्गों में शादी विवाह, तलाक, वसीयत, इन सब के कायदे कानून अलग होते हैं ना। यही है वैयक्तिक विधियां, जो सामाजिक मान्यताओं की बुनियाद पर संचालित हो। एक तरह से सिविल लॉज कह लीजिए, नागरिक कानून, दीवानी मामले, ठीक है। देखो जी, देश के एकीकरण से संबंधित समस्या, बीच बीच में कोई वॉइस आ रही है, कोई वॉइस आ रही है, एसी की आवाज आ रही है क्या? लेकिन वो बता रहे हैं बीच बीच में आ रही है। अच्छा, ये पोडियम की आ रही है क्या ऐसे? हाँ, हो सकता है, मतलब ये वॉइस आपको एनॉय तो नहीं कर रही है ना, डिस्टर्ब तो नहीं कर रही है? हाँ, कोई नहीं। एक्चुअली ये फाइबर पोडियम है, और मेरी आदत है पढ़ाते समय मैं कोई ना कोई टेक लेके ऐसे पढ़ाता हूँ। तो जब मैं हाथ रखता हूँ तो हो सकता है इसकी आवाज़ आती हो। नहीं नहीं, रेड नहीं आ रहा है।
प्रॉपर। जैसे बैटरी लो पर नोटिफिकेशन आता है। नहीं नहीं, बैटरी लो नहीं है, बैटरी हाई है। अब देखो जी, देश के एकीकरण से संबंधित पूजा करिए कि बालकों की आवाज नहीं है, बालक नहीं है। इनकी आवाज तो तब आती होगी जब मैं अपने घर से पढ़ाता हूँ। चलो अच्छा, कोई क्लास में एंट्री करता है तो नोटिफिकेशन आता है, तो उसकी आवाज होगी। चलो कोई नहीं, ऐसा कौन सा लग रहा है कि बम फूटने की आवाज आ रही है? देश के एकीकरण से संबंधित। हाँ, क्लास पे कंसंट्रेट करिए। आपको बताऊं, जब देश आजाद हुआ और जब हमारा संविधान निर्माण का कार्य चल रहा था, उस समय आप देखेंगे हमारे देश में देसी रियासतों के एकीकरण को लेकर एक बड़ी समस्या बनी हुई थी ना, देसी रियासतों के एकीकरण से संबंधित। आज़ादी के बाद स्वाधीन भारत में आपको बताऊं, छोटी बड़ी लगभग 550 से अधिक देसी रियासतें थी, 560 प्लस। हमारे संविधान निर्माताओं के सामने ये बड़ी चुनौती थी कि इन देसी रियासतों का भारतीय संघ के साथ क्या सफलतापूर्वक एकीकरण सुनिश्चित कराया भी जा सकेगा या नहीं। इसकी वजह थी, जब माउंट बेटन प्लान आया था, रंजना, तो माउंट बेटन प्लान में यही घोषित किया गया ना कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग अधिराज्य होंगे। आदित्य, दो अलग अलग अधिराज्य होंगे। साथ में यह भी कहा गया कि जो देसी रियासतें हैं उनके सामने तीन विकल्प है, या तो वे पाकिस्तानी अधिराज्य का हिस्सा बन जाएं, शोएब, या फिर भारतीय अधिराज्य का हिस्सा बन जाएं, या फिर स्वतंत्र बने रहें। ये जो तीसरा विकल्प दे दिया गया ना, ये समझ लीजिए बड़ा गड़बड़ साबित हुआ। कई देसी रियासतें, मतलब उन्होंने ठान लिया कि हमें स्वतंत्र ही बने रहना है। अब उनको कैसे एकीकृत किया जाए, मेघा, आदित्य, उनको कैसे एकीकृत किया जाए, ये संविधान सभा के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। तो ये भी एक चुनौती भरा कार्य था। वो अलग बात है, सरदार पटेल साहब के प्रयत्नों से निपटा लिया गया। नहीं नहीं, कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, केवल यही तीन समस्याएं थोड़ी थी एकीकरण को लेकर, यही तीन रियासतें, और भी थी। वो अलग बात है कि इनकी तरफ से बड़े प्रतिरोध प्रस्तुत किए गए, है ना, मतलब लार्जर डेटरेंस कॉज किए गए, अन्यों का डेटरेंस कम था। हम्म। तो ये भी संविधान सभा के समक्ष चुनौती थी, बिल्कुल। और क्या चुनौती थी बताइए? और क्या चुनौती थी गौरव? और चुनौती थी अधिकारों व कर्तव्यों के प्रश्न पर। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे ये तय हुआ,
कि भाई अधिकारों को तो न्यायोचित बनाएंगे, ठीक है सोयल, अधिकारों को न्यायोचित बनाएंगे। कहने का मतलब कि किसी के अधिकार का उल्लंघन होने पर या उसकी अवहेलना होने पर न्यायालय की शरण में जाया जा सकेगा। लेकिन कर्तव्यों को लेकर आम सहमति नहीं बन पा रही थी। कर्तव्यों का मतलब जिसे राज्य द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्य, आपके डीपीएसपीस, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, है ना। अब नागरिक कर्तव्यों को लेकर भी कि भाई नागरिकों के लिए कर्तव्य रेखांकित किया जाए कि नहीं किया जाए, इसको लेकर भी काफी जद्दोजहद मची। वो अलग बात है, बाद में निर्णय ले लिया गया कि नहीं, केवल राज्य के लिए कर्तव्य निर्धारित किया जाए डीपीएसपीस के रूप में। नागरिकों के लिए अभी कर्तव्य रेखांकित करने की आवश्यकता नहीं है, इसे भविष्य की गर्भ में छोड़ दीजिए। जब देशवासियों को, देश की हुकूमतों को यह आवश्यक लगेगा कि अब नागरिक कर्तव्यों का भी रेखांकन कर दिया जाना चाहिए तो कर देंगे। हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे नागरिक किसी कर्तव्य को निभा पाने की स्थिति में नहीं है ना। तो अधिकारों व कर्तव्यों के प्रश्न में प्लस ये भी हुआ कि चलो ठीक है, नागरिकों के लिए कर्तव्य का रेखांकन तो नहीं किया जा रहा है, अभी छोड़ देते हैं, भविष्य में सरकारें कर लेंगे व्यवस्था। बट वर्तमान में जो राज्य के लिए कर्तव्य का रेखांकन किया जा रहा है, क्या इन्हें न्यायोचित बना दिया जाए कि गैर न्यायोचित रहने दिया जाए। कुछ लोगों का कहना था कि फंडामेंटल राइट्स की ही तर्ज पे डीपीएसपीस को भी जस्टिसिएबल बना दिया जाए, वैधानिक रूप से न्यायोचित बना दिया जाए। कुछ लोगों का मानना था कि नहीं बनाया जाए। तो इसको लेकर भी काफ़ी बहस हुई थी संविधान सभा में। तो मेरा कहने का मतलब कि संविधान सभा के समक्ष यह भी एक चुनौती थी, ठीक है।